सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारे बीच क्या है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग साथियों, तो जैसे ही चर्चा शॉर्ट पिच वाइंडिंग की होती है तो आप सब जानते हैं मेरे पोल के बीच का जो गैप, जो दो पोल के बीच की दूरी है, इसी को क्या कहते हैं? पोल स्पैन या पोल पिच कहते हैं। ये 180 डिग्री का होता है। अगर ये बराबर हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए किसके साहब? मेरे क्वाइल पिच के, तब यह क्या मानी जाती है? पोल पिच मानी जाती है। लेकिन यहां चर्चा किस बात की है? शॉर्ट पिच की है। जब शॉर्ट पिच की चर्चा है तो नेचुरल सी बात है, इस दोनों के बीच का जो हमारा गैप है वह निश्चित रूप से 180 से क्या होगा? कम होगा। इसको आप बीटा या अल्फा कुछ भी मान लीजिए, यह दूरी मेरी क्या होगी? 180 माइनस बीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 180 माइनस बीटा हो जाएगी। अब की परिस्थिति में यह क्या माना जाएगा? अब की परिस्थिति में यह शॉर्ट पिच माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शॉर्ट पिच माना जाएगा। आप जानते हैं शॉर्ट पिच होने पर मेरे कॉपर की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। कॉपर की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। और क्या होता है साहब? नंबर ऑफ टर्न्स हमें यहां वाइंडिंग साहब के कम लगते हैं। कॉपर की बचत होती है। हार्मोनिक्स का भी क्या होता है? कमी आती है, उससे भी आप बच पाते हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है कुंडली की चौड़ाई डैश की चौड़ाई से कम हो जाती है, तो मेरे पोल की चौड़ाई से क्या होती है साहब? यानी पोल पिच से इसका मान क्या होता है? कम हो जाता है। तो कौन सा सही उत्तर देंगे विद्यार्थी जी? वाइंडिंग की पोल। यहां पोल रिप्रेजेंटेशन है किसका? पोल पिच का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। मेरा पोल के पिच से क्या होता है? कम हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, जब मेरा शॉर्ट पिच वाइंडिंग है विद्यार्थी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मुझे बताइए, फुल पिच के दौरान पिच फैक्टर केपी का मान कितना? 1। यहां पर मेरे केपी का मान कितना? लेस देन 1। कितना होगा विद्यार्थियों? लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस वाइंडिंग में बैक और फ्रंट पिच में 2 कंडक्टर का अंतर होता है? आप सब जानते हैं साथियों, हमारा जो है आपका कौन सा वाइंडिंग विद्यार्थी जी? हमारा जो लैप वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है? लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग का प्रयोग आप सब जानते हैं कहां करते हैं? लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग हाई करंट, लो वोल्टेज के लिए करते हैं। इसके जो टर्न्स होते हैं, जैसे ही डबल टाइम रिपीट होता है, एक दूसरे पर क्या होता है? ओवरलैप करता जाता है। समानांतर पथ की संख्या क्या होती है? समांतर पथ की संख्या क्या होती है? आपकी साहब यहां अधिक होती है। यूं समझें तो हमारा नॉर्मली ए किसके बराबर होता है? पी के बराबर। किसके लिए साहब? सिंपलेक्स लैप के लिए। अगर यहीं पर डुप्लेक्स लैप लेंगे तो क्या होगा? 2p हो जाएगा। डुप्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा? 2p। ट्रिप्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा? 3p। क्वाडर प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या कंसीडर करना है? Which one is right answer? लैप वाइंडिंग। पैरेलल पाथ 2 रहता तब ना हम लोग लेते वेव। यहां क्या कह रहा है? बैक और फ्रंट पिच के बीच का अंतर कितना होता है? 2 कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग होता है। तो वो आपकी क्या है? ध्यान रखिएगा, वो मेरे समांतर पथ की संख्या नहीं है। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को साथियों पोल पिच बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट। अब बटा क्या होती है? नंबर ऑफ पोल। एस बटा पी कहते हैं। यह पोल पिच है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सिंक्रोनस मोटर डैश पर संचालित होती है। आप सब जानते हैं जब ओवर एक्साइटेड होती है तब आपका क्या होता है, लीडिंग पीएफ होती है। जब साहब अंडर एक्साइटेड होती है तब क्या होता है, लैगिंग पीएफ होता है। साहब जी जब नॉर्मल एक्साइटेड होती है तब क्या होता है, साहब जी आप बताइए जल्दी, क्या होगा, यूनिटी पीएफ होगा। क्या होगा, यूनिटी पीएफ होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए साहब, चलिए तो यानी क्या देखा आपने, तीनों जगह पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पे काम कर रहा है। समझे कि नहीं। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सभी पर काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते। ईएलसीवी का कहां गए साहब, सरकार ईएलसीवी का पूरा नाम बताइए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर है, जरा जवाब दीजिएगा, अभी थोड़ा सा जवाब दीजिए। आप मजबूत रहिएगा तब ना देश को चला पाइएगा। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, बात तो सही है। क्लोज पाथ का सिचुएशन क्रिएट करता है, बात तो सही है, जब परेशानी नहीं रहती है तो। ओवरलोड का सिचुएशन करता है, उसको मैनेज करता है, ये भी बात सही है। अर्थ फॉल्ट को समाप्त करता है, वो भी बात सही है। लेकिन सब तो हम ले नहीं सकते, कोई एक ले सकते हैं। चाहे कोई कंडीशन हो, सारा कंडीशन क्या है, फॉल्ट है, दोषयुक्त स्थिति है साहब, डिफेक्टिव सिचुएशन, डिफेक्टिव कंडीशन। तो ये जो डिफेक्टिव कंडीशन होती है, याद रखिएगा साहब, वह डिफेक्टिव कंडीशन से कौन बचाने का काम करता है साहब, ईएलसीवी करता है। कर सब क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है। क्या होता है साहब, 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है। विद्युत वाहक बल का अवधि ज्ञात करिए। टाइम पीरियड टी बराबर व्हाट। पढ़े कि विद्यार्थी, टी बराबर 1/f होता है। अगर हम f निकाल लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। मेरे पास पोल 4 है, मेरे पास NS 1500 दे दिया गया है। और विद्यार्थी मेरे पास क्या है, जल्दी बताइए। हम जानते हैं फॉर्मूला, NS बराबर 120 F/P होता है। सरकार यहां से लिख सकते हैं NS इंटू P बराबर 120 F। विद्यार्थी F बराबर लिख सकते हैं NS इंटू P बटा 120। साहब मान बताइए, 1500 गुना 4 बटा 120 साहब क्या होगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अब जब 50 हो जाएगा तो T बराबर 1/f कर दिए, 1/50 कर दिए, 20 मिली सेकेंड आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या ड्रीम 11 साहब बन गया था ये। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अल्टरनेटर शाफ्ट के सिरे पर फिक्स एक छोटा डीसी शंट कंपाउंड डायनेमो है। यानी आप जानते हैं साथियों, अल्टरनेटर के शाफ्ट पर, इसके शाफ्ट पर जो हम लोग डीसी कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वह जो मेरा जनरेटर है वह क्या करता है, डीसी एक्साइटेशन देता है। किसको देता है साहब, रोटर वाइंडिंग को देता है। क्यों देता है, तो साहब यहां पर चुंबकीय
क्षेत्र के विकसित होने के लिए देता है, और वह चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर होती है। यांत्रिक शक्ति से जब उसको घुमाते हैं तो आपके चारों कंडक्टर जो हमारा लगा हुआ आर्मेचर का कंडक्टर स्टेटर में, उसके बीच में यह घूमता है। जब उसके बीच घूमता है चुंबकीय क्षेत्र, तो निश्चित रूप से हमारी ईएमएफ उत्पन्न होती है, हाई वोल्टेज का जनरेशन होता है। राइट आंसर क्या दीजिएगा साहब? उत्तेजक, एक्साइटर। और हमेशा एक्साइटर के रूप में हम लोग डीसी का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे डीसी संट का और नहीं तो डीसी क्युमुलेटिव कंपाउंड का। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कम है, लोड सर्किट में क्या स्थिति पैदा होगी? यहां पूछ रहा है अल्टरनेटर। सिंक्रोनस मोटर में होता तब हम क्या बोलते? ओवर एक्साइटेड होगी। अल्टरनेटर में ओवर एक्साइटेड में लैग कर जाती है, अंडर एक्साइटेशन में लीड करती है, क्योंकि अल्टरनेटर जो पावर हमें देता है वह रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है साहब, ये ध्यान रखिएगा। और उसी रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर को वहां पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आपका क्या जवाब होगा साहब जी? जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन लो है यानी कम है, कम वोल्टेज रेगुलेशन मतलब बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। अब बेटर वोल्टेज रेगुलेशन आपको कब मिलेगा सरकार? जल्दी बताइएगा। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा? जब मेरा पावर फैक्टर क्या होगा? लो होगा, कम होगा। समझ गए? यानी इस परिस्थिति में आप क्या उत्तर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा साहब। लेकिन याद रखिएगा, मेरा वीआर लेस होता है कब? जब मेरी पीएफ क्या होती है? लीडिंग होती है। क्या होती है मेरी पीएफ? लीडिंग होती है। तब जाके मेरा वोल्टेज रेगुलेशन साहब जी मिनिमम होता है। अब मिनिमम होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लेसर देन मैग्नीट्यूड। तो ये बेटर आपका वोल्टेज रेगुलेशन कंसीडर किया जाता है। और आप सब जानते हैं अंडर एक्साइटेशन के केस में, अंडर एक्साइटेशन के केस में आपके अल्टरनेटर में यह परिस्थिति पैदा होती है विद्यार्थी जी। इसीलिए हम यहां क्या स्वीकार कर रहे हैं? घटता हुआ पावर फैक्टर। सिंक्रोनस में उल्टा कंसेप्ट चलता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। बेलनाकार सिंक्रोनस मशीन में मैक्सिमम शक्ति कब मिलती है विद्वानों? आप जानते हैं। मेरा पावर का सूत्र जल्दी बताइए साहब। पावर का सूत्र क्या होता है? E0V/XS साइन डेल होता है। इसको डेल्टा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइन डेल पढ़ेंगे। ऐसा रहता तब क्या पढ़ते? डेल्टा पढ़ते विद्यार्थी जी। अब आप जानते हैं मेरा डेल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान विद्वानों कितना? 1 होता है। मेरा पी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? E0V/XS हो जाएगा। और ये आपको प्राप्त कब हुआ है? जब मेरा डेल का मान 90 होता है तब मिला है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। चलिए सरकार आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। एसी डीसी दोनों पर चलती है। सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर होती है। क्या होती है? एसी सीरीज मोटर है साहब जी। इसमें हमारा कम्यूटेटर भी होता है, याद रखिएगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि इसमें कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश नहीं होता है, वो भी होता है। इसकी स्पीड 3000 से 14000 के रेंज में मिक्सर ग्राइंडर में यूज की जाती है। इसका स्पीड 25000 40000 आरपीएम तक भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में, आपका हैंड टूल्स में, आपका ड्रिलिंग मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। वहां स्पीड का लिमिटेशन 15000 के नीचे रखने का प्रयास करते हैं। चाहे एसी दीजिए चाहे डीसी दीजिए, टॉर्क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है विद्यार्थी। समान टॉर्क से संचालित होती रहती है, ये याद रखिएगा। 400 से 600 वाट का कंजप्शन होता है आपके घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में। अगर एक ही डाटा पूछा जाए तो 400 का उत्तर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? 400। सीलिंग फैन पंखा जिसमें कैपेसिटर मोटर हमने लगाया है, कौन सा लगाया है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगाया है।
रन नहीं लगाया है। कौन सा लगाया है? स्टार्ट। तो स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्टिंग तक मेरा कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, उसके बाद खुल जाएगा और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग से मेरा पंखा रोटेट करता रहेगा। कैपेसिटर स्टार्ट में दो चीजें किया है हमने, फेज को स्प्लिट किया है और कैपेसिटर भी लगाया है। कैपेसिटर लगा करके टॉर्क हम बढ़ा रहे हैं, जिससे मेरे फैन के ब्लेड की स्पीड हमको सुटेबल अच्छी मिल रही है। अब कह रहा है कि यदि किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है और स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। स्विच बंद कर दिए तो नहीं घूमता है, लेकिन यदि धक्का दे दिए तो क्या होता है? चलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम आया है? आप जरा कंसेप्ट को पकड़िए। कैपेसिटर नहीं भी लगाए होते, स्प्लिट फेज होता, तब भी हल्का टॉर्क हमको मिलता, मोटर मेरा चलता। कैपेसिटर लगाने से मेरा स्पीड बढ़िया हो गया, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से स्पीड चाहिए होगा उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। कैपेसिटर जब मेरा खुल जाता है तो स्प्लिट फेज रहता है। अब उसको स्प्लिट फेज को चलाने में जितना लोड हमारा है उतना टॉर्क उसको नहीं उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ चलने की क्षमता नहीं रख रहा है। हल्का सा अगर धक्का दे देंगे तो दोबारा से आपका चालू हो जाएगा। यानी आपका क्या हुआ इस परिस्थिति में? कैपेसिटर ओपन हो गया है। क्या हो गया है? ओपन हो गया है। क्या विद्यार्थी? देखिए विद्यार्थी जी, ओपन सर्किट हमारा होता है, ये टर्मिनल है ए और टर्मिनल बी, इसके बीच में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ये हमारी क्या होगी? ओपन सर्किट होगी। यानी कनेक्शन का एक तार खुल गया तो क्या हो गया? ओपन हो गया। ऐसी परिस्थिति में मेरा प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। मेरी करंट यहां से कितनी जाती है? 0 जाती है। जब मेरी करंट यहां से 0 जाती है तो इस परिस्थिति में क्या होगा साहब? मेरा वोल्टेज यहां 0 नहीं होता है। इस टर्मिनल के सापेक्ष जितना है उतना हमको मिल जाता है। लेकिन यदि हम साहब शॉर्ट की बात करते हैं, मेरे दोनों टर्मिनल आपस में क्या हो गए साहब? शॉर्ट सर्किट हो गए। जब हम क्या करते हैं, एक मोटे लो रेजिस्टेंस वाले तार से इसको एक दूसरे टर्मिनल को जोड़ देते हैं तो यह क्या कर जाता है? शॉर्ट कर जाता है। और इस शॉर्ट की स्थिति में क्या होता है विद्यार्थी? मेरा करंट मैक्सिमम होता है, अनंत होता है, रेजिस्टेंस 0 होती है और वोल्टेज भी मेरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। शॉर्ट जब होगा एक्सेस करंट के कारण I² R लॉस होगी, मेरा सिस्टम जलना शुरू कर देगा, चिंगारी आएगी, कॉइल भी आपका क्या हो सकता है? प्रभावित होकर डैमेज हो सकता है। यह भी समस्या हमारी पैदा हो जाएगी विद्यार्थी। ओपन में क्या होगा? करंट ही नहीं जा रहा है, संपर्क ही क्या हो गया? आपका ब्रेक हो गया। कहना डैश मोटर का पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। कैपेसिटर रन है, कैपेसिटर स्टार्ट है, रेजिस्टेंस डिवाइडर है। इन दोनों का तो बातें छोड़ दीजिए, इस दोनों में दिमाग लगाइए। कौन होगा साहब? एक हमारा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है और एक हमारा क्या है विद्यार्थी? एक खाली स्टार्टिंग के टाइम पर है, एक क्या है? सिर्फ स्टार्ट के टाइम पर जुड़ा है, बाद में हट जा रहा है। ये स्टार्ट से लेकर के रन तक हमेशा लगा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा ज्यादा सही माना जाएगा। लेकिन यदि इसी ऑप्शन में डबल कैपेसिटर रहता, कैपेसिटर स्टार्ट भी रहता, रन भी रहता, तब हम लोग उसी को टिक लगाते, उसी का ज्यादा बढ़िया होता। क्योंकि वहां पर शुरुआत स्टार्टिंग कैपेसिटर ज्यादा रेंज का लगता है, रनिंग का थोड़ा कम रेंज रहता है। रनिंग में मेरा ऑयल फिल कैपेसिटर रहता है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहता है। तो हमारा रनिंग तो हमेशा जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंगों में हम ज्यादा रेंज का, ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर जोड़ दिए हैं, तो सबसे जबरदस्त उसी का होता है। उसमें दोनों फैसिलिटी है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। सैडेड पोल में सैडेड कॉइल क्यों लगाते हैं? तो सैडेड पोल में आप जानते हैं ना, मेरा जो पोल होता है उसमें यहां कटिंग करके क्या करते हैं? यहां पर कटिंग करके इसमें साहब ऐसे ऐसे कॉपर का, नेकेड कॉपर का वायर को लपेटते हैं। यही मेरी क्या कहलाती है?
सैडिंग रिंग कहलाती है। ये इसीलिए हम लगाते हैं साहब, ताकि मेरा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सके, उत्पन्न हो सके सुटेबली, और हमारी मोटर आराम से संचालित हो सके। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया घटाना गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यही एक बात, अगर इस जगह पर ऐसा दे देता कि स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करने के लिए, तो वो भी हम सही मान सकते थे, क्योंकि हमारा मशीन तो सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं है, वो लगाते हैं तभी तो मेरा डिफरेंस आता है। नॉन सैडेड से सैडेड की तरफ जो मूवमेंट मेरे चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न होना शुरू होता है, उसी के कारण मेरी मशीन चल पाती है। इसका 5 से 35% कितना होता है? 5 से 35%। अभी बैठिएगा नहीं, 5 से 35%। मधुबनी इसका प्रयोग कहां करते? बताने मौका दीजिए उसको भी। नहीं, साहब को बताने दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप बताइए सरकार, यूज कहां करते हैं, प्रयोग कहां करते हैं? कोरोना में, खिलौना में, छोटे छोटे खिलौने में करते हैं। क्या शिक्षा मिली इससे? गुरुजी रह गए, शिष्य साहब निकल। समझे कि? तो मधुबनी जी आप बैठिए और साहब आप खड़े रहिए। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्यादा तेज हैं इसीलिए कष्ट सहिए, ठीक है कि नहीं? तो इसका यूज कहां करते हैं? खिलौनों में करते हैं साहब, छोटे खिलौने में करते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के संबंध में कौन सी बातें गलत है? इसके रोटर के बाहर कोई कनेक्शन नहीं किया जा सकता। स्क्वायरल केज में बात तो सही है, बाहर से कुछ नहीं कर सकते साहब। 3 फेज सप्लाई स्टेटर से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको सिंगल एक्साइटेड मशीन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम एसिंक्रोनस मशीन भी है, क्योंकि यह साहब सिंक्रोनस गति पे चलता नहीं है, इसीलिए एसिंक्रोनस है। याद रखिएगा साहब, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, बिल्कुल बात सही है। यह सस्ता होता है, बात सही है। मजबूत होता है, देखभाल की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, बहुत माइनर। इसमें एको बात गलत है जी, सारा का सारा कथन क्या है? सही है। तो कह रहा कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर तो ऑप्शन ही मिस हो रहा है। यहां कहिएगा कोई नहीं, सुधार लीजिए, क्या कहिएगा? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई बातें गलत नहीं है, सब बातें सही है। ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, डी में 11 साहब लिख दीजिएगा, ऑल ऑफ एवॉल्व की जगह नन ऑफ दिज। हाँ, नन ऑफ दिज, कोई भी नहीं, यहां कोई भी बात गलत नहीं है, सब बात सही है, सब बातें इसमें सही है, कुछ भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा का मान दिया गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, आइए जरा देखते हैं। हम सब लोग को कहा गया है, मेरी पावर फैक्टर का मान 1 दे दिया है। आप जानते हैं साहब, मेरा P इनपुट क्या हो जाएगा? 230 गुना 5। आप जानते हैं P बराबर VI cos फाई होता है। मेरा cos फाई जब 1 है तो फिर गुना करिए, नहीं करिए बात बराबर है। तो 230 गुना 5 कर दीजिए। अब प्लस आपका क्या होगा? 230 गुना 4.5। अब प्लस क्या हो जाएगा? 230 गुना 5.5 होगा ना सरकार? अब सबको जोड़िए, तो 230 कॉमन ले लीजिए। आप 5 प्लस 4.5, आप प्लस 5.5। साहब जी क्या हो जाएगा? 230 गुना आप 5 10 5 15, तो कितना आ रहा है? 3450 वाट आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हस्त चालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में द्विध्रुवीय अंतर पार्सन किस तरह से जुड़ता है? आज देख लीजिए साहब, यह क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हमारा रोटर स्टार्टर जो होता है कहां पर जुड़ता है? स्क्वायरल केज में तो नहीं जुड़ सकता है रोटर रजिस्टर स्टार्टर। वह सिर्फ और सिर्फ कहां जुड़ सकता है? आपके स्लिप रिंग में। और स्लिप रिंग में जब जुड़ता भी है तो हम लोग क्या करते हैं? स्लिप रिंग में जब जुड़ता भी है तो हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी? हम लोग रजिस्टर को मोटर के स्टार्ट होने के 75% स्पीड पहुंचने के बाद खटाक से संपर्क हटा लेते हैं।
अगर संपर्क बनाए रखेंगे तो मेरे रोटर में आपका जो है कॉपर लॉस I स्क्वायर R लॉस ज्यादा होने लगेगा, हमें काफी नुकसान होगा साथियों। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं और उससे स्पीड का भी नियंत्रण होता है, टॉर्क भी बढ़ जाती है, स्टार्टिंग करंट भी लिमिट होती है। कई तरह के फायदे हमको इस मेथड से होते हैं। यहां पर स्टार्ट बटन के साथ इन सभी चीजों को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और इसको जोड़ने के लिए कितने स्लिप रिंग का यूज किया जाता है, 3 स्लिप रिंग का। गांठ बांध लीजिएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 0 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा विद्यार्थी, नौजवान जरा इधर ध्यान दो। अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर में कितना स्लिप रिंग यूज करते हैं? 3 बोला था, 3 बोला था जी बगल वाला विद्यार्थी, बताइए। अभी जब बता रहे थे तो नीचे काहे झुक जाता है, जब बताते उसमें दिमाग में अंदर लेकर जाओ और तब नीचे कागज पर लिख लो, ठीक है ना। कॉपी तुम चेक नहीं करवाया हमसे, कल चेक करा देना। सिर्फ आप याद रखिएगा साहब, अल्टरनेटर और स्क्वायर, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में 2 स्लिप रिंग चाहिए डीसी एक्साइटेशन के लिए। हमारे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 0 स्लिप रिंग कोई नहीं। आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग टाइप या वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग हम लोगों को चाहिए, ठीक है। स्लिप रिंग कॉपर का भी बनता है और फॉस्फर ब्रॉन्ज का भी बनता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यह अस्थिर वस्तु को रोटेटिंग वस्तु से जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है साहब। आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में फुल लोड करंट साहब, तो आप जानते हैं IST जो होती है हमारा 5 से 7 गुना किसका होता है, IFL का होता है। अब आपको एक चीज याद है, मेरा जो फ्लक्स रिजल्टेंट यहां उत्पन्न होता है, मेरी रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर क्या होती है, 3/2 फाई एम होती है, यानी 1.5 गुना क्या होती है, मेरे मैक्सिमम फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स यहां पर हमें प्राप्त होता है। तो नॉर्मली क्या कह देंगे, यह जो परिस्थिति पैदा होती है साहब, निर्धारित एचपी के 1.5 गुना के आसपास होती है। यह उल्टा करके आपको पकड़ने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहां से 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना गुना मेरा फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट फुल लोड का कितना गुना, तो 5 से 7 गुना। हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स मेन फ्लक्स का कितना, मैक्सिमम का कितना, 1.5 गुना रिजल्टेंट फ्लक्स होती है। और 1.5 गुना एचपी के निर्धारित रेंज के सापेक्ष जो करंट का कंडक्शन चाहिए उतना आपको लगना पड़ता है स्टार्टिंग में हमारे साथ फुल लोड की अपेक्षा। तो इसलिए राइट आंसर क्या दे देंगे, बी नंबर दे देंगे। चलिए साहब, तीन फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर, यानी पोल आपका 8 है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई। साहब जी कह रहा है यदि आपका स्लिप कितना दे दिया है, 4% है, तो S बराबर 4% यानी 0.04। अब आपसे कह रहा है रोटर गति, तो सबसे पहले NS निकाल लें, 120 F/P कर लें, 120 गुना 50 बटा 8 कितना हो जाएगा, 6000/8 750 RPM हो गया। अब जरा आइए NR क्या जानते हैं, NS इंटू 1 - S। NS मेरा 750 हो गया, NS मेरा 750 हो गया। अब 1 - क्या कर दें, 0.04, तो 750 गुना 0.96 बराबर 700। ये रोटर का स्पीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। एकल फेज ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी पर 400 टर्न है, सेकेंडरी में 50 टर्न है, यानी N1 का मान है 400, N2 का मान है 50। कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, घनत्व B दिया हुआ है 12 वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है वोल्टेज 440 कर दिया जाए,
यानी आपका भी 400 लपेट है ना, ठीक है साहब। अब वोल्टेज मेरा 440-50 हर्ट्ज की आपूर्ति कर दी जाए, प्राइमरी में दी जाती है, सेकेंडरी साइड पर ईएमएफ और आवृत्ति निकालिए। सबसे पहली बात तो विद्यार्थी जी आप सब जानते हैं, मेरा यहां क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमको लिख भी दिया है। आप लोग क्या जानते हैं मेरे ट्रांसफार्मर में साथियों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई परिवर्तन प्राइमरी सेकेंडरी के फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। ये तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट मेरा 50 हर्ट्ज आ गया। अब हमको निकालना है ईएमएफ, तो हम ईएमएफ निकालेंगे सेकेंडरी का E2 कितना हो जाएगा 4.44 φmf N2 हो जाएगा। विद्यार्थी आप क्या जानते हैं, आप सब जानते हैं Bm बराबर φm बटा A होता है। यहां से φm क्या निकाल लीजिएगा, Bm इंटू A नहीं कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा विद्यार्थी, Bm इंटू A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपका दोनों सेंटीमीटर में है, तो हम लोग क्या करें साहब, सेंटीमीटर रहने दें कि बदल दें मामला। चलिए, या तो हम लोग इस तरीका से भी निकल सकते थे, पहुंच सकते थे, बाकी दूसरा भी तरीका मेरे पास है। वो दूसरा तरीका देखिए और भी आसान है। आपको निकालना है E2 है ना जी, E2 बराबर E1 गुना क्या हो जाएगा, N2 बाय N1 हो जाएगा। मेरा E1 का मान क्या दे दिया 440, तो 440 N2 कितना दे दिया, N2 बताइए 50, N2 कितना दिया 50, तो यहां 50 करिए और नीचे क्या हो गया 400। जरा सॉल्व करिए तो विद्यार्थी जी 0 0 कट गया, 44 11 बार में यानी 55 वोल्ट हो गया, समझे। तो आप चाहते तो इस फॉर्मूला पर बैठा करके भी कर सकते थे, φm के बदले में आप B इंटू A करके भी निकाल लेते, और नहीं तो हम आराम से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है उससे ज्यादा आसानी से हम कर लिए। तो मेरा 55 आ गया, 55 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आंसर बी नंबर है, वही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आपका मन होगा तो उसको भी बैठा के कीजिएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ें। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला याद है जी विद्यार्थी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला याद है, क्या होता है N2 बाय N1 बराबर E2 बाय E1 बराबर आपका साहब V2 बाय V1 बराबर I1 बाय I2 बराबर K होता है। अगर टर्न रेशियो कहेगा तब क्या होगा, N1 बाय N2 होगा। ये क्या है आपका टर्न रेशियो, और ऊपर वाला क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम लोग परिनमन अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनमन अनुपात कहते हैं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। कह रहा है पावर ट्रांसफर के लोह कोर में पटलन करने का क्या उद्देश्य है साहब, पटलन यानी लेमिनेशन। तो पतला पतला लेमिनेशन, थिन लेमिनेटेड शीट 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm का तो प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है मेरा क्या होता है, एडी करंट लॉस समानुपाती थिकनेस के स्क्वायर के होती है, लेमिनेशन के थिकनेस के स्क्वायर के होती है। तो कोर ऑफ पावर ट्रांसफर लेमिनेटेड टू रिड्यूस, क्यों साहब जवाब दीजिए, भावार धारा हानि एडी करंट को कम करने के लिए। समझ गए साहब, ध्यान रखिएगा। अगर यहां रहता सिलिकॉन स्टील का कोर लेते हैं, CRGS का कोर लेते हैं, तब क्या कहते हिस्टेरेसिस। अगर कहता CRGS का लेमिनेटेड कोर लेते हैं तब दोनों लॉस हो जाता। आप जानते हैं PI बराबर PE क्या होता है साहब, PI बराबर PH प्लस PE होता है। क्या कहते हैं इसको, कोर लॉस कहते हैं। और क्या कहते हैं, आयरन लॉस। और क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं।
क्यों साहब? मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। कांस्टेंट क्या, किससे कांस्टेंट है साहब? लोड के परिवर्तन से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लोड कांस्टेंट रहे तो यह तब भी कांस्टेंट, लोड बदले तब भी कांस्टेंट, इसीलिए यह क्या है? आपकी कांस्टेंट लॉस है विद्यार्थी जी।